अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम खबर जिससे हम प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं, और ये खबर जो है ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। खबर हमारे पास ये है कि अहम जो कौमी चैलेंजेस हैं, जैसा कि आप जानते हैं, मईशत के मसाइल हैं और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी का मसला जिससे पाकिस्तान बहुत अरसे से नबर्द आज़मा है। इन तमाम चैलेंजेस से, इन तमाम मसाइल से निमटने के लिए कौमी सियासी कायदीन को एक मेज़ पर लाने के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 7 फरवरी को उन्होंने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली है। और अहम बात जो इस बड़ी खबर के अंदर है वो ये है कि उन्होंने इमरान खान समेत तमाम कौमी सियासी कायदीन को APC में शिरकत की दावत दी है। जब हम इमरान खान की बात करते हैं, जब हम मौजूदा हुकूमत की बात, इत्तेहादी हुकूमत की बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि दोनों में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, ऐसे डिफरेंसेस पाए जाते हैं जिन पर ये इकट्ठे बैठने को, बात करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से इन मुज़ाकरात की दावत दिए जाना, APC कॉल करना और फिर PTI को, ख़ास तौर पर इमरान खान को जो कि PTI के चेयरमैन हैं, उन्हें ये दावत देना कि वो APC में शरीक हों और जो अहम कौमी चैलेंजेस हैं उन पर मिलकर बात करें, ये यकीनन एक बहुत ही अहम पेशरफ्त है और ये एक बहुत ही बड़ी ऑफ़र भी है मौजूदा हुकूमत की जानिब से PTI के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि वज़ीर आज़म ने कल पेशावर में जो भी इसी वीक के आगाज़ में एक सानिया हुआ था, उस पर एपिक्स कमेटी का इजलास भी बुलाया है और इसमें भी PTI के 2 नुमाइंदों को शिरकत की दावत दी गई है। ये सारी चीज़ें मिलकर बैठना चाहिए, मिलकर मामलात को हल करना चाहिए, आवाम के लिए काम करना चाहिए है। और जो अहम कौमी मुद्दे हैं, मामलात हैं, मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उन पर सबको बैठकर इजहार ख्याल भी करना चाहिए है, एक दूसरे को सपोर्ट भी करना चाहिए है। इसकी जानिब एक इंतहाई अहम कदम उठाया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। इस कदम पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे मकबूजा कश्मीर की, जहां भारतीय मज़ालिम की 75 साल तारीख़ है। लेकिन नाज़रीन, 5 अगस्त 2019 का दिन वो था जब मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया था, इस इलाके को एक जेल में तब्दील कर दिया था। ये जो गैर कानूनी अमल था भारत सरकार का, उसके बाद से भारतीय इंतज़ामिया कश्मीरियों से उनकी शनाख्त, सकाफ़त और ज़मीनों के छीनने के लिए एक के बाद एक इक़दाम करती हमें दिखाई देती थी। पहले कश्मीर में आबादी के तनासुब को बदलने के लिए कोशिश की गई और इसमें डोमिसाइल कानून जो है वो लाया गया और गैर इलाकों के हिंदू जो थे उनको यहाँ आबाद करने का सिलसिला शुरू किया गया, उन्हें वोटिंग का हक भी दे दिया गया और उसके बाद कश्मीर को आलमी रियल एस्टेट के लिए खोल दिया गया। कश्मीरियों की ज़मीनें उन लोगों को ख़रीदने का हक दे दिया गया जिसका इस खित्ते से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने वालों को जेलों में भेजे जाने का जो सिलसिला था वो मज़ीद तेज़ होने लगा और अब तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं को चुप कराने के लिए उनके घरों को मिसमार किया जा रहा है। ये एक नई साजिश है जो तरतीब दी गई है मोदी सरकार की जानिब से। मकबूजा कश्मीर का जो मवासलाती निज़ाम है वो भी तबाह हो चुका है। वहाँ ग्राउंड रियलिटी क्या है उसे छुपाने के लिए मोदी हुकूमत हर हद तक जाती दिखाई देती है। और नाज़रीन, यही नहीं, इस पर मज़ीद सितम यह है कि आलमी बरादरी भी इस मामले में चुप साधे बैठी है। ऐसे में पाकिस्तान है वो वाहिद मुल्क जो हर फोरम पर दुनिया के हर मुल्क में जाकर अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करता दिखाई देता है। और यौम यकजहती कश्मीर करीब आने के साथ ही मुल्क भर में इस दिन को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारी भी कर रहा है। नाज़रीन, भारतीय इंतज़ामिया कैसे कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की पामालियाँ बढ़ा रही है और यौम यकजहती कश्मीर पर पाकिस्तान का क्या पैगाम है, ये सारी चीज़ें पहले मैं आपको एक रिपोर्ट में दिखा रही हूँ। फिर ये जो अहम कौमी चैलेंजेस पर APC बुलाई गई है और इसमें PTI चेयरमैन को भी दावत दी गई है कि वो शामिल हों और इन अहम मामलात पर बात करें, इस पर भी हम तज्ज़िया लेंगे और साथ ही साथ कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे। रशीद साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में जहां मकबूजा कश्मीर में बढ़ते मसालिम के खिलाफ यौम यकजहती कश्मीर मनाने की तैयारियां की जा रही हैं, वहीं भारतीय हुकूमत
मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ाती जा रही है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत की मुसल्लत करदा इंतजामिया अब तहरीक आज़ादी से वाबस्ता लोगों और तंजीमों की जायदादों को जब्त और मिसमार कर रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज हुक्काम ने जनूबी कश्मीर के कस्बे इस्लामाबाद में हुर्रियत रहनुमा काजी यासिर के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मिसमार कर दिया। इससे पहले हाल ही में श्रीनगर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस को जब्त किया गया। जमात इस्लामी और इसके रहनुमाओं की बहुत सी जायदादें जब्त कर ली गई हैं, जबकि गुज़िश्ता चंद हफ्ते में कई हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों के मकानात भी मिसमार किए गए हैं। काबिज इंतजामिया की तरफ से जारी जमीन से बेदखली मुहिम के खिलाफ लोगों की जानिब से जम्मू और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि मोदी हुकूमत की कश्मीर दुश्मन पॉलिसियों ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है। बेदखली का हुक्मनामा फौरन वापस लिया जाए। मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का वजूद खत्म करने और इलाके में हिंदू जनूनियों को आबाद करने पर तुली हुई है और 5 अगस्त 2019 को मकबूजा इलाके की खुसूसी हैसियत को खत्म करने के बाद से कश्मीरियों की शनाख्त, सकाफत और सरजमीन को छीनने और उन पर हिंदुत्व नजरिया मुसल्लत करने के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही है। लेकिन 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी भारतीय इक़दामात के बाद से ये इलाका एक जेल में तब्दील हो चुका है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 2019 के बाद से अब तक काबिज भारतीय फौज की जालिमाना कार्रवाइयों में 742 कश्मीरी शहीद जबकि 2321 जख्मी हुए। हुर्रियत रहनुमाओं समेत 18,626 को गिरफ्तार किया गया। 1100 इमारतें तबाह कर दी गईं। दूसरी जानिब भारत के इन्हीं बढ़ते मजालिम की आवाज़ बुलंद करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से यौम यकजहती भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा है कि यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के लाजवाल रिश्ते की पहचान का दिन है। इसको मनाने के लिए निहायत जोशो खरोश से तैयारी कर रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद खुसूसी प्रोग्राम तश्कील दिए जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तानी कौम यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए उनके साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार करेगी। मजलूम कश्मीरी कई नस्लों से जज्बे हुर्रियत के चिराग को रोशन रखने के लिए अपनी जानों का नजराना देते आ रहे हैं और आलमी बरादरी इंसाफ और अमन के ज़ामिन इदारों की तरफ देख रहे हैं कि उनकी आजमाइश की घड़ियां कब खत्म होंगी। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान मुसलसल अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करते हुए आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के मसले की जानिब मबजूल करवा रही है। बिल्कुल जी, मकबूजा कश्मीर के मसले की जानिब तो हम दुनिया की तवज्जो मबजूल करवा रहे हैं, लेकिन हमारे जो अपने मसाइल हैं, जो हमारे कौमी चैलेंजेस हैं, उनको लेकर एक बहुत बड़ी खबर जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे शेयर भी की है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से आई है। उन्होंने APC बुलवाई है इन तमाम चैलेंजेस को लेकर और उसमें शिरकत की दावत दी गई है जनाब इमरान खान साहब को। क्या ये दावत कबूल की जाएगी, नहीं की जाएगी, इस पर भी यकीनन हम आपको आगाह रखेंगे। लेकिन अभी ये जो APC है इसमें क्या मामला डिस्कस हो सकते हैं और अगर इसमें इमरान खान शरीक होते हैं तो उससे ज़ाहिर है आवाम का फ़ायदा हो रहा होगा और क्या चीज़ें होने जा रही हैं, ये सारी बात पूछेंगे। रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं जी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब, ये बड़ी अहम खबर है कि अहम कौमी चैलेंजेस पर बात करने के लिए APC तो बुलाई गई है, लेकिन इसमें इमरान खान को भी बुलाया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से। जी बिल्कुल आसमा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अहम खबर है, बल्कि मेरे लिए तो बहुत ही खुशकुन खबर है। इस तल्ख सियासी माहौल में जो सियासी मुखालिफिन एक दूसरे के नाम सुनने के गवारा नहीं है,
ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से APC का बुलाना और फिर उसमें बिल्कुल वज़ाहत और सराहत के साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और उनकी जमात को मदऊ करना, ये बहुत बड़ी और अच्छी पेशरफ्त है। चूँकि हम बार-बार PTV के प्लेटफ़ॉर्म पे और जहाँ-जहाँ पे भी बात करने का मौका हमें मिलता है, तो यही हमारे ज़हन में यही एक तजवीज़ थी कि ये जो पेशावर वाक़े के बाद जो सूरत-ए-हाल सामने आई है और जो सियासी इंतशार और खलफशार की जो कैफ़ियत है, इससे निकलने का वाहिद रास्ता मिल बैठ के एक दूसरे का हाथ थाम के और माज़ियों की तलख़ियों को वक्ती तौर पर बुलाकर जो सुलगते हुए मसाइल है, स्पेशली जो सिक्योरिटी के मसाइल है, उस पे एक आवाज़ होना है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए एक बहुत ही अहम कदम उठाया है। गर्चे आपको याद होगा और इल्म में आपकी ये बात होगी ज़रूर कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुख्तलिफ़ मौक़िओं पर मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। कभी मिसाक़ मईशत के नाम पे, कभी उनको जो सियासी पोलराइज़ेशन है, जो सियासी नफ़रत है, उसके ख़ात्मे के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया है माज़ी करीब में भी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब चूँकि पेशावर का वाक़या इतना बड़ा और इतना ज़्यादा दिल खराश है कि कोई संग दिल ही होगा जो इस मामले पे या इस किस्म के मामलात को आइंदा रोकने के लिए किसी कोशिश का हिस्सा बनने से इनकार करेगा। तो ये PTI के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो भी कौमी दायरे में और कौमी सियासत में एक मस्बत अंदाज से दोबारा आमद का रास्ता और ख़ास तौर पर साफ़ी साहब, जब उनकी जानिब से मुसलसल ये कहा जाता है कि अगर हम होते अभी इस सिचुएशन में जो मुल्क के हालात हैं, तो हम न जाने क्या कर देते। तो वो न जाने क्या आपने जो करना था वो अब जानना चाह रही है हुकूमत भी, अवाम भी जानना चाह रहे हैं और एक मौका भी मुहैया किया जा रहा है APC की शक्ल में। तो आप आइए, बैठिए, आप बताइए कि आपके पास इन मसाइल का हल क्या है। अगर आप होते तो आप क्या करते, क्योंकि आपको तो होने की दावत अभी भी दी जा रही है। आपको कहा जा रहा है कि आप आइए, बैठिए, हमसे बात कीजिए और जो भी तजावीज़ सबकी जानिब से आ रही होंगी, आप भी अपनी तजावीज़ उसमें शामिल कीजिए। तो बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि एक बड़ा शानदार उनके लिए मौका है। अच्छा, एक और चीज़ जिस पर रशीद साहब हमें आपसे बात करनी है वो है यौम यकजहती कश्मीर, क्योंकि हमारी मौजूदा हुकूमत हमें उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई देती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जहाँ जाते हैं वो तो बात करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी इसके लिए बहुत सारी एफर्ट्स करते हुए, आवाज़ बुलंद करते हुए, बैरून मुल्क दौरे करते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी टिकट्स भी वो अपनी जेब से ख़रीद रहे होते हैं और वहाँ जाकर वो बात करते हैं कश्मीर की। तो आपको क्या लगता है कि ये आवाज़ जो है ये कहीं सुनी भी जा रही है या सुनी जाएगी कभी? देखिए, आवाज़ तो ज़रूर सुनी जा रही है, इसलिए भारत के ख़िलाफ़ जो बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पे अब दुनिया की जो आंखें खुलनी शुरू हुई है, वो पाकिस्तान की मुअस्सर सफ़ारतकारी का नतीजा हम उसको करार दे सकते हैं। आप जानती है कि जो एक कुछ मुद्दत पहले दफ्तर ख़ारजा ने जो एक जामिया डोज़ियर दिया था हिंदुस्तान की हुकूमत को, तो उसके नतीजे में भी काफ़ी दबाव में आ गई थी भारतीय हुकूमत। और इसके बाद जो आप जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म साहब को या वज़ीर ख़ारजा साहब को मौका मिलता है, चाहे वो UNGA हो, चाहे दूसरा बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म हो, तो भारतीय जुल्म-ओ-सितम स्पेशली कश्मीर के हवाले से बात की जाती है। और हालिया दिनों में आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने जब अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पे नरेंद्र मोदी के असल जो उसका किरदार है उसको बेनकाब किया, तो उस पर भारतीय हुकूमत बहुत ज़्यादा सीख पा हुई और फिर उसकी तदारुक के लिए उन्होंने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाने की एक कोशिश की थी, उसको भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारों ने बहुत ही होशियारी के साथ और बहुत ही बरवक्त अंदाज में बेनकाब करके उस कोशिश को भी नाकाम बनाया। और दूसरी जानिब वैसे भी कश्मीर में जुल्म सितम इतना बढ़ चुका है
और इतनी कुल्लम कुल्ला वहां पे रियासती दहशतगर्दी हो रही है कि अगर इस पूरे सूरत हाल में दुनिया अपनी आंखों को बंद करे और अपने कानों में उंगलियां ठोंस भी दे तो तब भी वहां की चीखों पुकार जो है वो उन्हें जरूर सुनाई देती होगी। नहीं, और चीखों पुकार तो सुनाई देती होगी, देनी भी चाहिए है। पाकिस्तान भी इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा है इस चीज के लिए, लेकिन ये चीखों पुकार सुनने के बावजूद जो खामोशी उधर से हमें दिखाई देती है, सर कुछ इसका तदारुक, इसके लिए क्या किया जाए? सर आवाज आ रही है आप तक मेरी? मुझे आवाज सुन जी, मैं जितना जितना सुन चुका, आपकी आवाज पूरी मुझे नहीं पहुंची, लेकिन जितनी मुझे बात जो पहुंची है, जो समझ सका हूं, शायद आप ये पूछना चाह रही है कि दुनिया का रद्द-ए-अमल इस पूरे जो जुल्म सितम है इस पे दुनिया का रद्द-ए-अमल क्या है। तो मैं यही कहूंगा कि दुनिया का तो रद्द-ए-अमल इंतहाई अफसोसनाक और मायूस-कुन है। होना तो ये चाहिए ताकि जिस अंदाज से मुनज़्ज़म नस्लकुशी की जा रही है, मैं इसको कोई दहशतगर्दी भी अब नहीं समझता। वो बात तो अब बिल्कुल आया है कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में स्पेशली जो 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 वस्ती कश्मीर है, जो वस्ती वादी है और जम्मू के इलाके हैं जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत ज़्यादा है, वहाँ पे जिस मुनज़्ज़म अंदाज से मुसलमानों को बेदखल किया जा रहा है, उनके जायदादों को ज़ब्त किया जा रहा है, उनकी तिजारती मराकज़ को गिराया जा रहा है, और जिस मुनज़्ज़म तरीके से हिंदू पंडितों को और हिंदू इंतखाब पसंद लाला कर आबाद किया जा रहा है, कोई ताल्लुक नहीं है, उनको आबाद किया जा रहा है। जो मिसाइल के मसले हैं, जो इज्तिमाई कब्रों की जो अब खबरें सामने आ रही है, तो ये तमाम चीजें ऐसी है कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो फिर मिट जाता है। तो इस जुल्म ने मिट जाना है, कश्मीर ने आज़ाद होना है, और कश्मीरियों की दिलों की आवाज़ पाकिस्तान है। इसमें अब कोई दो राय नहीं रही है कि कश्मीरी चाहते यही है कि जो पाकिस्तान की एक तमन्ना है, जो एक ख्वाहिश है, एक कोशिश है कि कश्मीरी को एक तो आज़ादी चाहिए और फिर उनको अपने हक़ खुद इरादियत का जो है उसका इख्तियार मिलना ज़रूरी है। तो अच्छा, यही बात रशीद साहब की गई ना बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी, लेकिन हुआ क्या कि उस डॉक्यूमेंट्री पर भारत के अंदर कश्मीर फाइल्स के नाम से जो उसका पार्ट 2 था, उसके अंदर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बताई गई थी और एक बड़े इदारे की जानिब से बताई गई थी जो कि एक न्यूट्रल ज़ाहिर है कि इदारा है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि हुकूमती जो हथकंडे थे, मोदी सरकार की मैं बात कर रही हूँ, उनकी वजह से ये भारत में उस तरह से नहीं देखी जा सकी, लेकिन दुनिया ने तो इसको देखा। तो आपको लगता है कि ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज, ऐसी कुछ और चीज़ें सामने लाई जानी चाहिए और पाकिस्तान इसके लिए कहाँ कुछ कर रहा है और क्या कर रहा है? मैं ये चाहूँगी कि ये ज़रूर आप मुझसे मेरे नाज़रीन से शेयर कीजिए। जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जिन डिस इन्फो लैब्स का इस्तेमाल किया, इसके मुकाबले में भी पाकिस्तानी मीडिया को भी और जो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं जो अपनी हुर्रियत की लड़ाई लड़नी चाहिए, उनको मजीद इक़दाम करने चाहिए। क्योंकि जब 5 अगस्त 2019 के बाद वैसे भी जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर एक बड़े जेल की सूरत में मौजूद है, वहाँ की दुनिया को बताने के लिए और दिखाने के लिए बहुत सारा मवाद मौजूद है। और सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात हम नहीं करते, आप आसाम चले जाइएगा, आसाम में देख के वहां पे मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, वहां पे ईसाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है, आप नागालैंड चलिए जाइएगा, आप बंगाल का जिक्र अगर हम करें, आप पंजाब का, अगर भारतीय पंजाब का हम सिखों के साथ क्या हो रहा है, खालिस्तान के लिए मुहिम जारी है, तो हर जगह पे भारत के खिलाफ एक जो भारतीय इंतहा पसंदी है और जो हिंदुत्व का जो एक गंदा और एक गंदी सोच के तहत जो अक़लियतों पे जमीन तंग कर दी गई है, बहुत ज्यादा मवाद मौजूद है। दुनिया को इससे बाखबर होना भी चाहिए, खुद से भी होना चाहिए, और जो इस जुल्म सितम के शिकार है
उन्हें भी दुनिया को बताना चाहिए। तो भारत का जो ये मकरू चेहरा है वो रफ्ता रफ्ता खुद ब खुद दुनिया पे आया होता जा रहा है। लेकिन इसमें आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जिस तरह भारत अपने प्रोपेगंडे के बुनियाद पे मुख्तलिफ औकात में दुनिया को एक दूसरी तस्वीर पेश करने में कोशिशों में लगा रहता है, तो ये एक हकीकी जो वहाँ पे जुल्म सितम के बाजार गर्म है। जम्मू कश्मीर से लेकर असम और नागालैंड और बंगाल से लेकर जो पंजाब की सरहदों तक, भारतीय पंजाब की सरहदों तक, हर जगह पे हिंदू इंतहा पसंदी बेलगाम है। तो इस हवाले से ज़रूर हमें स्पेशली मीडिया के लोगों को किरदार अदा करना चाहिए। और आपने जिस जो कश्मीर फाइल का जिक्र किया, इस किस्म की दर्जनों डॉक्यूमेंट्रियाँ हो सकती है, इस तरह की दर्जनों और जो है आप प्रूफ पेश कर सकती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये ज़रूर होना चाहिए और इसमें हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि हम अपना किरदार पूरा नहीं निभा रहे हैं और हमें इसमें मज़ीद मुतहरिक होने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें और दुनिया के सामने डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में से लेकिन लाने की ज़रूरत ज़रूर है। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, वक्त निकाल रहे थे मेरे प्रोग्राम के लिए। अच्छा जी, ये तो दहाइयों से चल रहा है मकबूजा कश्मीर का जो मसला है, उस पर हम बात कर रहे थे। यौम यकजहती कश्मीर भी हम भरपूर अंदाज में सारे पाकिस्तानी मना रहे होंगे और PTV भी आपको ज़ाहिर है कि सारी चीज़ों से आगाह करता भी रहता है, करता भी रहेगा। लेकिन एक और मसला जो दहाइयों से ही चल रहा है मकबूजा कश्मीर के मसले की तरह, वो है जनूबी कोरिया और शिमाली कोरिया का तनाज़ा। लेकिन नाज़रीन, गुज़श्ता एक साल से दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है वो हम देख रहे हैं कि मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। गुज़श्ता साल शिमाली कोरिया ने रिकॉर्ड मिसाइल तजुर्बात किए, तो वहीं जनूबी कोरिया ने अमेरिका समेत अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें बढ़ा दी। अपने दिफा को मजबूत करने के लिए जदीद हथियारों को ख़रीदने का सिलसिला जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अमरीकी आला ओहदेदारान मुसलसल जनूबी कोरिया के दौरे कर रहे हैं, अपने इत्तेहादी को यकीन दिला रहे हैं कि हर सतह पर उनका साथ दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ ही साल 2023 की पहली फ़ज़ाई मशकों के साथ आगे मज़ीद मशकें जारी रखने का पैगाम भी दिया गया है। दूसरी जानिब शिमाली कोरिया इस इत्तेहाद को अपने लिए पहले भी खतरा करार देता था और अब एक बार फिर मुश्तरका फ़ौजी मशकों के दायरा कार को बढ़ाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। शिमाली कोरिया ने खबरदार किया है, उसकी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से बयान सामने आया है कि ये सिलसिला जारी रखा गया तो कोरिया का ख़ित्ता संगीन जंग का शिकार हो सकता है। नाज़रीन, शिमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान ये जो बढ़ता हुआ तनाज़ा है, इसमें अमेरिका का मुलव्वस होना क्या वाकई जंग का बायस बन सकता है? क्या वाक़ईतन प्रोवोक किया जा रहा है शिमाली कोरिया को कुछ ऐसा करने के लिए और ये जानबूझकर किया जा रहा है? ये सारी चीज़ें आपको एक रिपोर्ट में दिखा रही हूँ और उसके बाद मेरे साथ हुमायूं खान साहब मौजूद होंगे, मेरे गेस्ट, उनसे बात करेंगे। अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान 2023 की पहली मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ें की गईं। इन मशक़ों में जौहरी स्टेल्थ बमबार तैयारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि रडार पर नहीं आते और तवील फासले तक मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। शुमाली कोरिया की जानिब से अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों के दायरा कार को बढ़ाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। शुमाली कोरिया की वज़ारत ख़ारिजा ने खबरदार किया कि अमेरिका की जंगी मशक़ें सूरत हाल को रेड लाइन की इंतहा पर ले जा रही हैं, जिससे जजीरा नुमा कोरिया संगीन जंग के शिकार खित्ते में तब्दील हो सकता है। शुमाली कोरियाई तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया है कि जब तक अमेरिका के जारहाना और मुखालिफाना इक़दामात जारी रहेंगे, मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने खबरदार किया कि शुमाली कोरिया अमेरिका की किसी भी फौजी कार्रवाई का सख्त जवाब देगा, जिसमें जौहरी ताकत का इस्तेमाल भी शामिल है। शुमाली कोरिया का रद्द-ए-अमल एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब 2 दिन कबल ही अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने जनूबी कोरिया का दौरा किया था और अपने हम मनसब से मुलाकात में सियोल को यकीन दिलाया था कि वाशिंगटन अपने अज़्म पर कायम है और पेंटागन अपने देरीना इत्तेहादी के दिफा के लिए रिवायती, जौहरी और मिसाइलों समेत अपनी तमाम दिफाई सलाहियतें ब्रेकार लाएगा। दोनों मुल्कों ने इस बात पर भी इत्तफाक किया था कि अगले माह इजलासों के साथ साथ इजाफी फौजी मशकों और तरबियती प्रोग्रामों को भी आगे बढ़ाएंगे। अमरीकी और जनूबी कोरियन वज़राए दिफा की मुलाकात में शुमाली कोरिया के खतरे के पेश नज़र मिसाइल वार्निंग डाटा के इश्तराक को
बेहतर बनाने और सहूलत फराहम करने के लिए जापान के साथ मिलकर काम करने का अज़्म भी किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल शुमाली कोरिया के मुसलसल जौहरी तजुर्बात से जजीरा नुमा में कशीदगी बढ़ने के बाद अमरीका, जापान, जनूबी कोरिया ने जून में मुश्तरका फौजी मशक़ें की थीं, जबकि प्योंगयांग की धमकियों के बाद अगस्त और अक्टूबर में जनूबी कोरिया और अमरीका ने एक बार फिर फौजी मशक़ें दोहराईं। आदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त अमरीका के तकरीबन 28,500 फौजी जनूबी कोरिया में तैनात हैं, लेकिन प्योंगयांग के जंगी जुनून ने जनूबी कोरिया की तशवीश में इजाफा कर दिया है, जिसके पेश नज़र सदर जॉन सिक योल ने कहा कि वाशिंगटन को जजीरा नुमा कोरिया में जौहरी हथियारों की दोबारा तैनाती की जरूरत पेश आ सकती है, जबकि सियोल भी अपने जौहरी प्रोग्राम शुरू कर सकता है। बिल्कुल जी, मामला क्या है ये आपने जाना, मामला क्यों है और हल कैसे होगा ये जानने की कोशिश करेंगे जी हुमायूं खान साहब से। सीनियर तज्जियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। हुमायूं साहब, आवाज़ आ रही है आप तक मेरी? जी, मुझे बिल्कुल आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हुमायूं साहब, ज़रा फरमा दीजिएगा, ये कई दहाइयों से चलता हुआ जो मसला है ये एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? गुज़श्ता एक साल से हम देख रहे हैं कशीदगी में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ रही है और इसमें कहा जा रहा है कि ज़्यादा किरदार जो है वो अमेरिका का है। जी आसमा, एब्सोल्युटली मेरा ख्याल है कि इसको ऐसे नहीं हमें पुट करना चाहिए कि अचानक कैसे हो गया। बेसिकली अमेरिका पिछले चंद सालों से जो है उसकी जो पॉलिसी रही है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर या एशिया पैसिफिक, जिसको आजकल वो इंडो पैसिफिक कहते हैं, उसमें वो चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो कर रहा है। उसमें नॉर्थ कोरिया का मसला बड़े अरसे से 1950s के जो 50s से शुरू हुआ था और एक आर्मिस्टिस हुआ था और उसके बाद पीस ट्रीटी नहीं हुई थी, तब से ये मामला है। साउथ कोरिया चूंकि एलाय है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसके अलावा जापान है वहां पे, उसके अलावा अगर हम इंडो पैसिफिक पूरे रीजन को देखें तो उसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे ऐसे ममालिक, और फिर इंडिया जो है वो बहुत बड़ा एलाय बन के आ रहा है। तो ये अगर आप अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को देखें तो ये उसका एक एस्पेक्ट है जिसमें मुख्तलिफ तरीकों से ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह चाइना की जो प्रोग्रेस है, बेल्ट एंड रोड की प्रोग्रेस है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो लीडरशिप के अंदर जो प्रोग्रेस है उसको रोका जाए। तो ये उसका एक आंसर है जिसमें वो ये कोशिश कर रहा है कि इससे पहले प्रेसिडेंट बाइडेन जब थे तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया के जो सदर थे किम जोंग उन जो है उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा। जब से प्रेसिडेंट बाइडेन आए उन्होंने फिर से वही एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपना ली और उस स्ट्रेटजी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से वो ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जिसमें उस एरिया के अंदर ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया को कंटेन किया जाए बल्कि चाइना को भी जो है वो कोशिश की जाए कंटेन किया जाए। अब इसमें दो तीन चीजें हैं जो नाज़रीन के लिए बड़ी जरूरी हैं। वो ये है कि एक तो नॉर्थ कोरिया जो है एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है और उसकी पॉलिसीज भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन उनका राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ है और उसमें अपने आप को उन्होंने जो न्यूक्लियराइज कर लिया है उसकी इंटरनेशनल कॉन्नोटेशन बड़ी स्ट्रांग है। बड़े अरसे से जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका का जो बढ़ता हुआ असर है इंडो पैसिफिक के अंदर उसको कम करने की वो कोशिश कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कुछ मिसाइल टेस्ट किए पिछले चंद महीनों में और चंद महीनों में बहुत रेगुलरली किए। उसमें जापान भी जो है वो एग्रेसिवली ऑफेंड हुआ। साउथ कोरिया तो ऑब्वियसली उसका एक नेबरिंग कंट्री, और बाय द वे इसके अंदर भी हमें ये देखना है कि साउथ और नॉर्थ कोरिया जो है वो एक मुल्क थे जो 1950s में अमेरिका और जो है इत्तेहादियों की जो जंग थी उसकी वजह से दो ममालिक में तकसीम हो गए। तो अब जो है इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये बन रहा है कि अमेरिका अपनी ग्लोबल हेजेमनी जो है उसको बरकरार रखने के लिए अपने एलाइज को मिला के वहां पे एक ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाह रहा है जिसमें वो खिता जो हमने पिछले 10-15 सालों में देखा कि एशियन सेंचुरी होने की जिसके ऊपर उसको नाम दिया जा रहा है वो कम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी जाती राय में ये जो है अगर किसी को मूरत इल्जाम ठहराना चाहिए तो एक तो प्रेसिडेंट बाइडेन है या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरी साइड पे नॉर्थ कोरियन भी है। वो भी कोई इतने रैशनल नहीं है लेकिन दे हैव द राइट टू डिफेंड देयर नेशन एंड देयर टेरिटरी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो भी इकदाम हैं जिनके हवाले से आपने बात की है, आपको लगता है कि ये शिमाली कोरिया को किसी तौर दबाव में ला सकते हैं? क्योंकि रवां जो साल है एक महीना तो हमने देखा इसका गुजर गया, लेकिन शिमाली कोरिया ने इस दौरान कोई भी ऐसा मिसाइल जो है उसका कोई नया तजुर्बा किया नहीं है। तो क्या हम ये समझें कि शिमाली कोरिया कहीं ना कहीं दबाव में आता दिखाई देता है इन सारी चीज़ों के बाद? सर
जी जी बिल्कुल एब्सोल्युटली। अमेरिका जो है अपनी एक्सटेंडेड डेटरेंस जो है साउथ कोरिया के साथ शो कर रहा है। उसमें अभी जो रिसेंटली उन्होंने कुछ दिनों पहले जो बल्कि एक आध दिन पहले जो एक्सरसाइज की उसमें अपने B-1B हैवी बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, F-22 स्टेल्थ फाइटर्स का इस्तेमाल किया, F-32 जेट्स जो है उसका इस्तेमाल किया। तो साउथ कोरिया ने जिस तरह आपकी रिपोर्ट में आपने कहा रेड लाइंस का इजहार किया कि हमारी रेड लाइंस को क्रॉस ना किया जाए, लेकिन बावजूद उसके अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर अभी रिसेंटली जो है सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन जब फिलीपीन गए वहां पे उनको मिलिट्री बेसिस को रिन्यू किया अमेरिका के साथ। क्वाड को ले लें, ऑकस को ले लें, इंडिया के रोल को ले लें, उस रीजन के अंदर जो है वो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक ओवरऑल सिचुएशन दे रहा हूँ। नॉर्थ कोरिया इट्स इन इटसेल्फ इज लाइक एन एनिग्मेटिक सिचुएशन, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका जो कोशिश कर रहा है और उसका मेन हदफ क्या है, चाइना की प्रोग्रेस को किसी तरह से रोका जाए। उसमें उसके जो भी इत्तेहादी हैं उनको वो यूज करके या मिस यूज करके जो है वो वहां पे हालात खराब कर रहा है, और ये हालात उसके लिए नहीं खराब होंगे, ये पूरी दुनिया के खराब होंगे। इस वक्त दुनिया ग्लोबल रिसेशन का शिकार है, कोविड के बाद आफ्टर शॉक्स हमें आ रहे, इकोनॉमी संभलने का नाम नहीं ले रही, दहशतगर्दी दुनिया में बढ़ रही है। इन मामलात में अगर अमेरिका एज अ ग्लोबल सुपर हाइपर पावर जो है उसको मामलात को कूल डाउन करने की जरूरत है ताकि मामलात आगे बढ़े। बावजूद इसके कि ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो उसको खराब करने के लिए अपने अलायंस को मिला के जो है वो कोशिशें कर रहा है। ठीक है, अब कोशिशें जारी हैं और जाहिर है कि इंडो पैसिफिक खत्ते में मजीद ममालिक के साथ ताउन बढ़ाता हमें अमेरिका दिखाई देता है। अभी अमेरिकी वज़ीर दिफा जो हैं 2 दिन कबल फिलिपाइन के अंदर मौजूद थे और अब ये दिखाई देता है हुमायूं साहब के फिलिपाइन ने अमेरिका को अपने फौजी अड्डों तक रसाई में तोसी देने की इजाज़त दे दी है, जिससे पहले साफ इनकार कर दिया गया था। ये सिर्फ शिमाली कोरिया के लिए आपको लगता है कि किया गया है, उसको डराने के लिए, उसके अंदर खौफ पैदा करने के लिए, कि यहाँ भी कुछ और मकसद है अमेरिका का ये फौजी अड्डे हासिल करने से? नहीं, इसमें देखिए अमेरिका चूंकि बहुत बड़ी पावर है और उसके बहुत बड़े टेंटिकल्स है हर साइड पे, तो उसमें शिमाली कोरिया जो है उसका एक एंगल है। लेकिन मेरी जाती राय में वहां पे फिलीपींस के अंदर अमेरिकी अड्डों की जो तोसी होना है वो बेसिकली उसका मकसद है चाइना, और चाइना की प्रोग्रेस या चाइना की जो ग्रोथ है उसको स्लो करने के लिए अमेरिका के तहादी जो वहां पे एशिया पैसिफिक के अंदर है उनको मजबूत करना और उनको ऐसी शय देना कि चाइना के सामने खड़े हो जाए। क्वाड की मैंने आपके साथ बात की, ऑकस की बात की, फिलीपीन की बात की, ऐसे और बहुत सारे ममालिक हैं जो अमेरिका के तहादी हैं वहां पे, जो कि उनका राइट भी है, मैं उसके ऊपर दो राय नहीं कह रहा कि उनका राइट नहीं है, लेकिन जो पॉलिसी अमेरिका की है वो कॉन्फ्रंटेशन की है और जो पॉलिसी चाइना की है वो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, राइट टू लिव हैप्पीली विद अदर नेशंस, वो है। तो अब अगर हमें कुछ सबक सीखना है पिछले जो 10-15 साल है जिसमें हमने पूरी दुनिया को एक टर्मोइल के अंदर से देखा, जिसमें दहशतगर्दी, जिसमें पेंडेमिक, जिसमें ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस, उसमें जब तक हम कोऑपरेशन की ऊपर तवज्जो नहीं देंगे हमारे मामलात खराब होंगे। अमेरिका एक सुपर पावर है, उसका अपना राइट है वो जिस तरह अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करे, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि चाइना का कोविड में रिस्पॉन्स क्या था, क्लाइमेट चेंज के अंदर पाकिस्तान के अंदर उनका रिस्पॉन्स क्या था, ग्लोबल फाइट ऑन टेररिज्म के अंदर जो है पूरी दुनिया के अंदर मिलकर वो क्या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब अमेरिका को थोड़े से जो है वो सबक सीखने चाहिए कि अब दुनिया के हालात ऐसे नहीं रहे, वो अपने एलाइज को मिसयूज करके अपनी स्ट्रेटेजिक या फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को परस्यू करना उसके लिए मुमकिन नहीं रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब। होना बिल्कुल यही चाहिए है कि अगर आपको जीतना है, अगर आपको बढ़ना है, अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको दूसरों को साथ लेकर चलना चाहिए, न कि ये होना चाहिए कि अगर कोई दूसरा आपके साथ उस रेस में शरीक है तो आप उसको पुश करें, उसको धक्का दें और फिर आगे निकलने की कोशिश करें। ये अमेरिका की जानिब से होता हुआ दिखाई दे रहा है और ताउन से एक दूसरे को साथ लेकर बढ़ता हुआ हमें चाइना दिखाई देता है। बहरहाल जी, ये मामला हमने डिस्कस किया। हुमायूं साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, वक्त निकाल रहे थे मेरे प्रोग्राम के लिए और हमें अपने तज्जिए से आपने नवाजा। आगे बढ़ना है जी, मुझे प्रोग्राम में वक्त प्रोग्राम का कम बाकी बचा है, लेकिन बताना मुझे आपको ये है नाज़रीन कि इस वक्त दुनिया भर में हर 5 मिनट के बाद एक बच्चा HIV की किसी किस्म का शिकार होने के बायस इंतकाल कर जाता है। HIV की चूँकि बहुत सारी अक़साम हैं तो ये किसी न किसी बच्चे को हर 5 मिनट में मुतासर कर रहा है। कहा यह जाता है कि HIV से मुतासर लोगों में बच्चों की तादाद महज 4% है, लेकिन उनकी अमवात की शरह
15% से ज़्यादा है। और यही वजह है कि बच्चों में इस बीमारी की तशख़ीस जो है उसको इनकी अमवात की बड़ी वजह माना जा रहा है। माओ से बीमारी मुंतकिल होती है और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनसे बच्चे इन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। नाज़रीन, बच्चों में ये बीमारी फैलने की सबसे ज़्यादा शरह जो है वो अफ्रीका के सब सहारा के ममालिक हैं और अब इस खित्ते के 12 ममालिक ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए हिकमत अमली जो है वो तैयार की है। बरआज़म अफ्रीका ने 2030 तक बच्चों में एड्स को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म कर रखा है और इसी वजह से अब ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिनसे माओ से बच्चों में इस बीमारी की मुंतकिली, बच्चों में इस मरज़ की जल्द तशख़ीस और एंटी वायरल दवाओं की फराहमी समेत मुतादिद रुकावटों को ख़त्म करने की तजावीज़ पर काम किया जाएगा। कौन से अफ्रीकी ममालिक हैं जो एड्स से मुतासर हो रहे हैं और इसके खात्मे के लिए कुछ इक़दाम तो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ये इक़दाम किन ममालिक की मदद से किए जा रहे होंगे, क्योंकि अफ्रीका के तो अपने बहुत सारे मसाइल हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। फिर उन मसाइल के होते हुए अपने बच्चों को एड्स जैसे मरज़ से बचाना जो 15% बच्चों में अमवात की वजह बन रहा है, कैसे मुमकिन हो पाएगा अफ्रीका के लिए? ये सारी चीज़ें आपको आज इस रिपोर्ट में दिखा रहा है। अफ्रीका के 12 मुल्कों ने बच्चों में HIV के खात्मे के लिए हिकमत अमली अपना ली। तंजानिया की मेजबानी में अफ्रीकी मुल्कों का अहम इजलास हुआ जिसमें अंगोला, कैमरून, आइवरी कोस्ट, DR कांगो, कीनिया, मोज़म्बिक, नाइजीरिया, जनूबी अफ्रीका, युगांडा, जिम्बिया और जिम्बाब्वे के वज़रा शरीक थे। बच्चों में एड्स के खात्मे के लिए कायम करदा आलमी इत्तेहाद के पहले वजारती इजलास में HIV के शिकार अफराद के इलाज तक रसाई, HIV से मुतासरा माओ के इस बीमारी से पाक बच्चों की पैदाइश, बच्चों और बालगों में मर्ज की बरवक्त तशखीस, इनका बेहतरीन इलाज, HIV से मुतासरा हमला और दूध पिलाने वाली खवातीन के इलाज में कमी को दूर करना भी शामिल है ताकि इनके बच्चों में इस बीमारी की मुंतकिली को रोका जा सके। ये ममालिक खवातीन में HIV के नए इन्फेक्शन की रोकथाम पर तवज्जो देने के अलावा इनकी हुकूक और सिनफी मसावात पर काम करेंगे और ऐसी बुनियादी रुकावटों को दूर करने की कोशिश करेंगे जो मर्ज के इलाज की राह में हाइल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UN एड्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि HIV से मुतासरा बच्चों के खिलाफ इम्तियाजी बर्ताव से मेरा दिल टूट जाता है। आज रहनुमाओं ने सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए दरकार मुतय्यन इक़दाम के हवाले से वादे किए हैं। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में हर 5 मिनट के बाद एक बच्चा एड्स से मुताल्लिक वजूहात की बिना पर इंतकाल कर जाता है। HIV से मुतासरा 52% बच्चों को जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मददगार इलाज मुयस्सर है, जबकि ऐसे 76% बालिग अफराद इंसदादे वायरस की दवाएं ले रहे हैं। यूनिसेफ ने अफ्रीकी मुल्कों के रहनुमाओं के वादों का खैर मकदम किया और उनके लिए इदारे के मुकम्मल ताउन का अहद किया है। यूनिसेफ की एसोसिएट डायरेक्टर अनुरीता बेंस ने कहा कि हर बच्चे को सेहतमंद और पुरउम्मीद मुस्तकबिल पाने का हक है और हम HIV और एड्स के खिलाफ आलमगीर इक़दामात में बच्चों को पीछे नहीं छोड़ सकते। बच्चों में एड्स के खात्मे से मुतालिक आलमी इत्तेहाद जुलाई 2022 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में होने वाली एड्स कॉन्फ्रेंस में काम किया गया था। इसके पहले वजारती इजलास में बच्चों में एड्स के खात्मे के लिए दारुस्सलाम एलामिया को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। तंजानिया के नायब सदर फिलिप ने इस मामले पर इज्तिमाई पेशरफ्त करा दिया है। नायब सदर का कहना था कि हमें बच्चों में एड्स का खात्मा करने के लिए अपना हर मुमकिन किरदार अदा करना होगा। आलमगीर इत्तेहाद इस सिलसिले में दुरुस्त सिमत में एक कदम है। तंजानिया HIV की सबसे ज्यादा शरह वाले इन 12 ममालिक में शामिल है जिन्होंने पहले मरहले में इस इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की थी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि गुज़िश्ता बरस बोत्सवाना HIV की बुलंद शरह का हामिल अफ्रीका का ऐसा पहला मुल्क बन गया है। इस मुल्क में गुज़िश्ता 10 साल के मुकाबले में HIV की शरह में कमी के लिए काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से पहले के मुकाबले में HIV के नए मुतासिरीन में अब कमी आ रही है। दीगर अफ्रीकी ममालिक भी 2030 तक बच्चों में एड्स के खात्मे के लिए संजीदा इक़दामात उठाते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन अफसोस की बात ज़्यादा ये है कि जब से इस प्रोग्राम में अभी कोई 5 मिनट पहले मैंने इस टॉपिक पर आपसे बात करना शुरू की, तब से अब तक HIV की वजह से दुनिया से एक और बच्चा जो है वो जा चुका है, क्योंकि हर 5 मिनट में एक बच्चा
दुनिया के किसी भी कोने से HIV की वजह से अपनी जान जो है वो गंवा रहा है। एड्स के ख़िलाफ़ हम सबको लड़ना होगा। बहुत सारे इक़दाम हैं जो मैं आप कर सकते हैं, हुकूमत हमारी भी कर रही है और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे बहुत सारे इक़दाम करते दिखाई देते हैं। बहरहाल हमें अपना किरदार इसमें ज़रूर अदा करना चाहिए। इसी मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। बरतानिया में माहौलियाती तब्दीलियों के असरात कम करने के लिए हुकूमत ने नए मंसूबे का ऐलान कर दिया। इस मंसूबे के तहत हर घर से 15 मिनट के फासले पर सरसब्ज इलाके और पानी की ज़ख़ीर बढ़ाने के लिए 25 नए नेशनल रिजर्व बनाए जाएंगे। जंगली हयात के लिए भी रिहाइशगाहों में इजाफा किया जाएगा। बरतानिया की हुकूमत ने 2018 में वादा किया था कि वो आने वाली नस्लों के लिए बेहतर माहौल को यकीनी बनाएगी, लेकिन जनवरी 2023 में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ ने खबरदार किया था कि इस हवाले से किए जाने वाले इक़दाम नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। इसलिए हुकूमत अब नए इक़दाम उठाने की तैयारियां कर रही है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने करेंसी नोटों से बरतानवी बादशाहत की अलामत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के मरकजी बैंक ने कहा कि $5 के करेंसी नोट पर साबिक मलका एलिज़ाबेथ दोम की जगह मकामी ऑस्ट्रेलवी सकाफत की तस्वीर हुआ करेगी। ऑस्ट्रेलिया की रिजर्व बैंक का कहना है कि वो अपने मुल्क के मकामी बाशिंदों से नोट के नए डिजाइन के बारे में मुशावरत करेगा ताकि इनकी सकाफत और तारीख को तरजीह दी जाए। ऑस्ट्रेलिया एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन आईनी बादशाहत होने के नाते इसके सरबराह शाह चार्ल्स दोम हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलियावी नोटों पर बरतानवी शाही खानदान की तस्वीर शामिल रही हैं, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में बादशाहत के खात्मे के मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं। 2027 का फुटबॉल एशिया कप सऊदी अरब में खेला जाएगा। बहरीन में मुनाकिदा एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन इजलास में तस्दीक कर दी गई। ये पहला मौका होगा कि एशिया में फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट सऊदी अरब में मुनाकिद होगा। इससे पहले एशिया कप की मेजबानी भारत के पास थी, लेकिन वो गुज़िश्ता बरस इससे दस्तबरदार हो गया था। ईरान, कतर और उज़्बेकिस्तान भी एशिया कप 2027 की मेजबानी से पहले ही दस्तबरदार हो गए थे, जिसके बाद सऊदी अरब ने मेजबानी की पेशकश की थी। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट इस साल मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा। अल ज़फ़रा पावर प्रोजेक्ट अबूज़हबी से 35 किलोमीटर दूर सहरा में वाक़ है। सोलर पावर ने गुज़िश्ता साल 3 हिस्सों के मुकम्मल होने के बाद बिजली पैदा करनी शुरू कर दी थी। सोलर प्लांट मुकम्मल फाल होने पर 1,60,000 घरों को बिजली फराहम करेगा। फ्रांस के ताउन से बनने वाला ये पावर प्लांट माहौल दोस्त तवानाई फराहम करेगा, जिससे माहौलियाती आलूदगी से निपटने में मदद मिलेगी। अमेरिका के एक दौलतमंद ताजिर जवान रहने के लिए सालाना $20 लाख की खतीर रकम खर्च कर रहे हैं। 45 साला ब्रायन जॉनसन ने डॉक्टरों की बड़ी टीम सेहत, दिल और जिल्द की हिफाजत के लिए मामूर कर रखी है। इनके खाने का चार्ट तैयार किया जाता है। वर्जिश के औकात के अलावा नींद का दौरानिया भी नोट किया जाता है। हर माह इनके मराए, खून की टेस्ट और दीगर अक़साम के टेस्ट भी किए जाते हैं। ब्रायन रोजाना 7 क्रीमें इस्तेमाल करते हैं। महीने में 1 मरतबा लेजर थेरेपी कराते हैं। सुबह 5 बजे बेदार होते हैं और दिन में 25 से ज़ायद अद्वियात और सप्लीमेंट खाते हैं। नाक़दीन के मुताबिक वो अपना सरमाया ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि बुढ़ापा किसी को नहीं बख्शता। लेकिन ब्रायन कहते हैं वो उम्र रसीदगी को सुस्त करके तादेर जवान रहना चाहते हैं।